हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करते हैं बेहतर होंगे। तो आज हम लोग हिस्ट्री के एक नए टॉपिक के साथ नहीं किया, इससे पहले मैंने इल्तुतमिश तक बताया था। अब रजिया से लेकर बलबन तक हम लोग बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं रजिया के बारे में। इससे पहले इल्तुतमिश शासन हुआ करता, जो इसके पिता थे। इल्तुतमिश जो था, मृत्यु के समय उसे पता था कि मेरा जो छोटा बेटा है रुकनुद्दीन फिरोज, वो क्या है, अयोग्य है, और वो अपना बड़ा बेटा को बनाना चाहता था। उसका नाम था नसीरुद्दीन, लेकिन उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण अब इल्तुतमिश को समझ में आ गया था कि रजिया को ही हमको घोषित करना होगा सम्राट, क्योंकि रुकनुद्दीन फिरोज क्या है, अयोग्य। तो उसने अपने मरने से पहले यह बात बता कर गया था कि हम मेरे बाद रजिया को ही सुल्तान बनाया जाए। लेकिन तुर्क अमीरों को एक महिला के अंदर शासन करना कैसे पसंद आ सकता है? तो उन्होंने क्या किया, रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी पर बैठा दिया, जो इल्तुतमिश का छोटा बेटा था। नाम था रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज अयोग्य आदमी था, सत्ता पर बैठ गया। लेकिन बात यह थी कि रजिया और इसके शासनकाल में इसकी माँ शाह तुर्कान छाई रही। क्या नाम था? शाह तुर्कान। इसकी माँ बड़ा ही प्रभावशाली और तानाशाह हुआ करती थी, और बेटा तो सत्ता पे था, लेकिन शाह तुर्कान छाई रही। शाह तुर्कान से उसके जो तानाशाही रवैये थे, उससे जनता भी परेशान थी। हुआ एक दिन यूँ कि रुकनुद्दीन फिरोज दिल्ली में अनुपस्थित रहता है, और वो जुम्मा का दिन होता है। जुम्मा के दिन, इससे पहले थोड़े बता दें आपको कि इल्तुतमिश ने एक प्रथा चालू करके गया था। उसने कहा था, अगर किसी को न्याय मांगना हो तो जुम्मे के दिन लाल बस धारण करके पहुंच जाए, उसे न्याय दे दी जाएगी। तो रजिया क्या करती है, जब रुकनुद्दीन फिरोज दिल्ली में अनुपस्थित रहता है और उसकी माँ शाह तुर्कान रहती है, तो ये लाल वस्त्र धारण करती है। जुम्मा का दिन रहता है, शुक्रवार का, और उस दिन ये मस्जिद के पास जो लोग नमाज अदा करने आए थे वहाँ पहुँच जाती है और न्याय की भीख मांगती है। किससे? जनता से। और इतिहास में याद रखिए, इतिहास में पहली बार होता है कि जनता रजिया को न्याय दिलाने के लिए खुद अस्त्र शस्त्र उठाती है और पहुंच जाती है। कहाँ पर? तो सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के महल में, और वहाँ के विद्रोह होता है और शाह तुर्कान को सत्ता से हटा दिया जाता है और रजिया को गद्दी पर बैठा दिया जाता है। तो इस प्रकार एक तो इतिहास में पहली बार जनता, खासकर मुस्लिम इतिहास में जनता क्या करती है, एक महिला को शासिका बना देती है। और इतिहास में पहली बार, भारतीय इतिहास में पहली बार कोई मुस्लिम महिला शासन धारण करती है। तो ये भी दो क्वेश्चन बनेंगे इतिहास में। प्रथम रजिया से एक ही क्वेश्चन आता है, इतिहास में प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन हुई? तो वो हुई हमारी रजिया। हिंदुओं में बहुत सारी हुई है, रुद्रमा देवी सबका नाम सुने होंगे, लेकिन मुसलमानों में पहली कौन थी? रजिया। रजिया गद्दी पे बैठती है कब? बात करते हैं रुकनुद्दीन फिरोज को हटाइए, इसकी कहानी हो गई खत्म। ये रजिया का शासनकाल था। 36 में गद्दी पर बैठ जाती है। गद्दी पर जब ये बैठती है तो ये पर्दा प्रथा का क्या करती है? विरोध, मतलब हटा देती है। वो पर्दा प्रथा का पालन नहीं करती है, और जिस तरह से पुरुष बड़े कोट पहन के और कूला जो टोपी होता था वो पहन के पूरी तरह से सज धज के एकदम सुल्तान वाला रोब लेकर दरबार में बैठने लगी। ये सब बातें कुछ तुर्कों को अच्छा नहीं लग रहा था। उसका सबसे विरोधी, जो रजिया का सबसे विरोधी कोई दरबार में था, कोई सबसे विरोधी आमिर था, तो वो था निजाम उल मुल्क जुनैदी। जुनैदी को बिल्कुल पसंद नहीं था कि रजिया एक शासिका महिला होकर गद्दी पर शासन करे। इसके अलावा भी कुछ तुर्क आमिर थे, जिसका गठन तुर्क चालीसगामा गठन इल्तुतमिश ने किया था। तो जो तुर्क चालीसगामा था, इनमें से कुछ सरदार थे जिन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था कि रजिया शासिका बने। लेकिन रजिया भी एक योग्य थी, और इसने अच्छी तरह से व्यवस्था को चलाया। इसने जनता को न्याय दिए, जनता इससे खुश था। क्या होता है कि सरहिंद और भटिंडा का क्षेत्र है। सरहिंद और पंजाब लिखते हैं। पंजाब का उसमें एक शासक हुआ करता था, अल्तुनिया। उससे पहले थोड़ा सा रजिया का जो आस्की वाला पेज है उसको देख लेते हैं। याकूत गैर तुर्क था, और कहा जाता है कि रजिया के साथ इसके बड़े अच्छे संबंध थे। ये घंटों बैठकर अकेले में बात किया करते थे। तो उस समय के जो आमिर थे उन्हें पसंद नहीं था कि
कहीं ना कहीं उन लोगों में इस तरह की अफवाहें फैला दी गई कि इन लोगों में संबंध है। तो याकूत क्या था, एक गैर तुर्की था, ऊपर से ये अब्सीनिया का था और रजिया के साथ इसके बहुत गहरे संबंध थे जो कि वहाँ के तुर्कों को पसंद नहीं आ रहा था। रजिया ने क्या किया था, इस याकूत को घोड़े का सरदार नियुक्त कर दिया था, घोड़े का सरदार बना दिया था। किसको? याकूत को। तो तुर्कियों को पसंद नहीं आ रहा था, उन्हें लग रहा था यार ये गैर तुर्की को ये बड़ा बड़ा पोस्ट दे रही है। एक तो ये रीजन था, इसके कारण और सारे बात थी। एक तो रजिया का इसके साथ जो संबंध चल रहे थे उसको लेकर भी उनमें नाराजगी थी। इसमें कितनी सच्चाई है वो इतिहासकारों में मतभेद है, उसे हम लोग छोड़ देते हैं। सरहिंद और उस समय सरहिंद और जो पंजाब वाला क्षेत्र था वहाँ पर एक इक़्तिदार हुआ करता था अल्तुनिया, बड़ा ही स्मार्ट, लंबा चौड़ा, एकदम अच्छा इसका दबदबा था अमीरों में। तो ये वहाँ का शासक हुआ करता था और इसने बोला कि हम रजिया की अधीनता को स्वीकार नहीं करेंगे और ये कर देता है क्या, विरोध। अल्तुनिया क्या करता है, विरोध कर देता है, विरोध या विद्रोह। विद्रोह को दबाने के लिए रजिया खुद सेना पे सवार होती है, सारे सेनाओं को लेती है, घोड़े पे सवार होती है और चल देती है कहाँ पे, अल्तुनिया को सबक सिखाने के लिए। जब अल्तुनिया और इसके बीच युद्ध हो रहा होता है पंजाब के क्षेत्र में, तो वहाँ पर पहला जब शुरुआत में रजिया काफ़ी भारी पड़ रही थी अल्तुनिया पे, लेकिन क्या होता है कि रजिया के खिलाफ तो उसके अमीर ही थे, अमीर सरदार समझ रहे हैं, जो उसमें 40 जो बड़े बड़े पोस्ट पे थे उसे अमीर या सरदार कहा जाता था। ये लोग ज़्यादातर इसमें रजिया के विरोध में थे, तो वहाँ पर विद्रोह फैल गया सैनिक में। अब रजिया पराजित हो गई, मतलब अंततः वो पराजित हो गई, लेकिन शुरू में वह अच्छा खासा दबदबा में थी, वीर थी एकदम रजिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, अल्तुनिया इसको पकड़ के उठा के कैद कर दिया। याकूत के बारे में बोलते हैं, इसमें इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि याकूत की हत्या वहीं पर कर दी जाती है, वो रजिया के साथ युद्ध मैदान में था और उसकी हत्या कर दी जाती है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये दिल्ली में ही था और जब रजिया को पकड़ लिया गया, कैद कर दिया गया, फिर जब उसके बीच तक ये जिंदा रहता है, जब रजिया को कैद कर लिया गया तो रजिया ने एक चाल चला। रजिया ने सोचा इसे भी तो रजिया गुंडों में फंस गई थी, तो उसने दिमाग लगाया और उसने क्या करा, जाकर अल्तुनिया के पास अल्तुनिया से विवाह का प्रस्ताव रख दिया। अल्तुनिया खुश, अरे बाप, शासिका दिल्ली की हमसे विवाह का प्रस्ताव रख दिया। बोला ठीक है तुरंत। तो उधर उसका विवाह हो जाता है, तो बोला जाता है कि याकूत की हत्या कर दी गई जब रजिया ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया। लेकिन कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि युद्ध मैदान में इसकी हत्या कर दी गई थी। तो याकूत का कहानी हो गया हमारा खत्म। अब जब वो अल्तुनिया से विवाह करता है तो फिर क्या करता है, वो अल्तुनिया भी, तो उसके पास भी सैनिक थे और इसके खुद के भी सैनिक थे। ये दोनों सैनिकों को मर्ज करके एक सेना के साथ दिल्ली की ओर कूच करती है और दिल्ली में उस समय जो इसके बाद जो शासक बनेगा वो वहाँ पे रहता है और दोनों के बीच युद्ध होता है। युद्ध में रजिया बड़ा वीर वीरांगना की तरह लड़ती है, लेकिन अंत क्या हो जाता है, रजिया हार जाती है। हारने के बाद ये वापस लौट रही होती है तो भटिंडा नामक जगह पर, भटिंडा की ओर वापस लौट रही होती है तो कैथल नामक जगह पर, कहां पर, कैथल है हरियाणा में। तो क्या होता है, कैथल नामक जगह पर इसकी हत्या कर दी जाती है। तो इस तरह से रजिया का कहानी हो जाता है हमारा खत्म। तो मेन रूप से रजिया में क्या देखना है, प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी, रजिया थी। इसने पहली बार इतिहास में किसी जनता ने जिससे इसने न्याय की, भीख मांगी, जुम्मा के दिन लाल वस्त्र पहन के उसने इसे गद्दी पर बैठा दिया और उसके बाद ये शासिका बनी। इसने 4 साल शासन किया, लेकिन अच्छी खासी मतलब योग्य महिला थी शासक के तौर पे। लेकिन हुआ क्या कि मुसलमानों में क्या है कि महिलाओं को बड़े पोस्ट पे रखना नहीं चाहते, उसके अधीन कार्य करना पसंद नहीं करते, तो बहुत सारे अमीर उसके विरोधी हो गए। इसमें जुनैदी जो उसके वजीर थे सबसे प्रमुख विरोधी था। तो इस तरह से एक विरोध का माहौल बनता है और इसके खिलाफ दरबार में विद्रोह होता है। उधर अल्तुनिया से इसका विरोध हो जाता है, अल्तुनिया के विरोध को दबाने के लिए जाती है, इसको पकड़ कैद कर लिया जाता है। फिर इसने अल्तुनिया से विवाह कर लिया, वापस दिल्ली की गद्दी प्राप्त करने के लिए आई और उसमें युद्ध हुआ, लेकिन रजिया पराजित हो गई। वापस भटिंडा जाते समय रास्ते में किसी वहाँ के कुछ डाकुओं द्वारा हत्या कर दी गई या करवा दी गई, ये भी संशय का विषय है। तो इस तरह से रजिया की कहानी हो गई हमारा खत्म। अब बात करते हैं हम लोग रजिया के बाद जो शासक बनेगा, जो सुल्तान बनेगा, उसका नाम था बहराम शाह। बहराम शाह 1240 से 1242 तक यह शासक बनता है। इसके समय कुछ प्रमुख घटनाएं नहीं है। इस तरह से इसके समय में एक चीज हुआ,
कि एक नया नायब मुमलिकात नायब मुमलिकात का एक पद स्थापित कर दिया गया। यह संरक्षक का पद हुआ करता था। और तुर्क के 40 गामा जो था, 40 तुर्कों का जो दल था, 40 तुर्क का दल था, एक तरह से वास्तविक सत्ता उसके पास चली गई और बहराम शाह नाम मात्र के शासक रह गए थे। और इस समय दरबार में विरोध का माहौल था। अगर आप देखो रजिया के मरने के बाद से, यानी 40 से लेकर जब तक बलबन सत्ता में नहीं आ जाता, तब तक जो दिल्ली सल्तनत की स्थिति रही वो इन 40 तुर्कों, किंग मेकर की भूमिका में ये 40 तुर्क रहे। ये किसको राजा बनाना है नहीं बनाना है ये डिसाइड करने लगे थे। तो 40 में बहराम शाह गद्दी में बैठता है, 42 में इसकी हत्या कर दी जाती है। इसकी हत्या के बाद इन लोगों ने मसूद शाह को बना दिया। मसूद शाह गद्दी पे बैठ गए। मसूद शाह भी उसके समय भी कौन तुर्क के 40 गामा छाया रहा, इतिहास में उसके भी कुछ काम नहीं है, उसे भी कुछ क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, बस नाम है इसलिए बता दे रहा हूँ, कभी अगर सजाने आ जाए तो काम देगा। मसूद शाह गद्दी पे बैठे। इसके समय में हांसी का जागीरदार, याद रखिएगा, हांसी का इक्तादार बलबन बना। और यहाँ से बलबन की सत्ता का क्या हो जाएगा, विस्तार होना चालू हो जाएगा, क्योंकि हांसी इक्तादार बना, ये 40 गामा दल में शामिल हो जाएगा बाद में, और ये अपना क्या करने लगेगा, पावर का विस्तार करना चालू कर देगा। बलबन गैर तुर्की होते हुए भी तुर्क के 40 गामा का सदस्य बन गया था, ये भी याद रखिएगा। तो मसूद शाह की कहानी भी खत्म हो जाएगी। इसकी भी हत्या 46 में कौन करवा देगा, यही बलबन। कौन करवा देगा इसका हत्या, बलबन क्या करेगा, इधर से आएगा तलवार लेके, बोलेगा चल हट मसूद शाह, इसको हटा के किसको बना देगा, नसरुद्दीन महमूद। किसको बना देगा, नसरुद्दीन महमूद को बना देगा। और ये इतना सीधा साधा आदमी बेचारा, इसको जानबूझ के बना दिया, इतना सीधा साधा कि जो मुस्लिम लोग जो गोल वाले टोपी पहनते हैं नवाज के दिन, वो टोपी सिलता था, उससे ही अपना जीवन यापन चलाता था। इसको बना दिया कौन, बलबन। कहने के लिए तो शासक था नसरुद्दीन महमूद, लेकिन शासक का प्रमुख कौन बना रहा, बलबन, क्योंकि उसने नायब जो ममलिकात का पद था वो अपने पास रख लिया। तो इसका संरक्षक कौन रहा, बलबन। सारी सत्ता किसके पास रही, बलबन के पास। इसके अलावा बलबन ने एक और दिमाग लगाया, अपनी पुत्री का विवाह बलबन किसके साथ कर दिया, अपनी पुत्री का विवाह कर दिया नसरुद्दीन महमूद के साथ। तो इस तरह से ससुर भी हो गया, तो और दरबार में बलबन इसका दबदबा हो गया। अब नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है कब, 66 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और अब इसका कहानी हो जाता है क्या, खत्म। इसको हटाओ, इसको कर देते हैं यहाँ पर। तो ये रहा कब, 1246 से 65 तक, 19 साल के लगभग यह शासन करता है। उसके बाद फिर इसकी मृत्यु हो जाती है और बलबन क्या करता है, अपने को सुल्तान घोषित कर लेता है। अब हम लोग बात करते हैं बलबन से, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो बलबन, इस वंश का अगर इतिहास देखो गुलाम वंश का, तो गुलाम ही अक्सर सुल्तान बनता है। ये भी किसका, नसरुद्दीन महमूद का गुलाम था। इल्तुतमिश किसका, ऐबक का गुलाम। ऐबक किसका, गोरे का गुलाम। इसीलिए इसे गुलाम वंश कहा गया। अब नसरुद्दीन महमूद का एक गुलाम बलबन गद्दी पर बैठ जाता है, और बलबन जब गद्दी पर बैठता है तो याद रखिएगा ये शिया धर्म का था। किसका, शिया धर्म का था, और ये ईरानी था। और ये खुद को ईरानी शहंशाह क्या नाम था, अफरासियाब, याद रखिएगा नाम, अफरासियाब का वंशज बताता था। अफरासियाब का वंशज बताता था।
वंशज बताता था। ऐसा ये जानबूझ कर करता था, एक्चुअली ये था या नहीं था इस पे इतिहासकारों में मतभेद है, लेकिन अफरासियाब वंशज को अपने आप को इसलिए बताता था ताकि दरबार में इसकी भी रुतबा रहे कि अरे भाई बलबन भी जो है वो बड़ा वंश से ताल्लुक़ रखता है। था तो ये गुलाम, लेकिन अपने आप को उच्च कुल का दिखाने के लिए इस तरह की बातें वो क्या करता था। बर्नी लिखता है कि बलबन कहता था कि मैं जब निम्न कुलीन व्यक्तियों को देखता हूँ, नीच कुल में उत्पन्न व्यक्तियों को देखता हूँ, तो मेरे आंख में ज्वाले धधक उठते हैं और मेरी हाथ तलवार पे चला जाता है और मेरा मन करता है इसकी हत्या कर दूं। इस तरह से वह कुलीनों को खुश करने के लिए निम्न कुलीनों का क्या द्वेष भावना से देखा करता था। ये था बलबन से जो क्वेश्चन आते हैं, इसने सबसे पहले क्या किया, जब दरबार में सत्ता में आया तो इसने शराब उराब की पाबंदियां लगा देगी। कोई दरबार में शराब का मदिरापान कुछ भी नहीं करेगा। तो शराब पर पाबंदी लगाई दरबार में। इसने एक और महत्वपूर्ण कार्य किए, जो नवरोज उत्सव जो शिया लोग मनाते हैं ईरान में, जो कि 9 दिन का एक तरह से नवरात्र की तरह होता है। जब नए साल आते हैं तो नवरोज उत्सव मनाना चालू किया। नवरोज उत्सव राजत्व सिद्धांत दिया। राजत्व सिद्धांत क्या होता था कि राजा अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि बोलता था जो हम कर रहे हैं वो सही है। तो राजत्व सिद्धांत, इससे अभी एग्जाम में क्वेश्चन हाल ही फिलहाल में पूछा गया था कि राजत्व सिद्धांत किस दिल्ली सल्तनत के शासक ने चालू किया था, तो याद रखिएगा नाम था बलबन। राजत्व सिद्धांत के साथ इसने रक्त और लोह की नीति, अपने रक्त और लोह की नीति, इसके अंतर्गत ये 2 कार्य करते थे। जो भी इसका विरोधी होता था उसको दौड़ा के पीटता था, यानी सीधे उसकी हत्या कर दी जाती थी, उसे मौत का घाट उतार दिया जाता था। तो रक्त और लोह की नीति का अनुसरण कौन किया? बलबन ने किया। बिस्मार्क का अलग बात करेंगे, जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तब उसने भी रक्त और लोह की नीति अपनाई थी, बिस्मार्क। अभी हम लोग बात करें बलबन का, तो बलबन रक्त और लोह की नीति अपनाता है। राजत्व सिद्धांत, दैवीय अधिकार, जो कि ईश्वर के अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि कहता है, उसको दिल्ली सल्तनत के दरवाजे में चालू कर देता है। इसके अलावा उसने सिजदा और पाबोस क्या होता था? सिजदा होता था कि आपको इस तरह से कमर के बाहर झुककर राजा को सिजदा करना होता था, मतलब इस तरह से झुककर, और पाबोस में राजा को लेटकर राजा का मतलब सुल्तान का पैर को चूमना होता था। तो 3 चीज इसने चालू किया, सिजदा, पाबोस, नवरोज, ये मुख्य रूप से। इसके अलावा राजत्व सिद्धांत को फिर से चालू कर दिया इसने दरबार में, रक्त और लोह की नीति अपनाई। ये खुद को खलीफा का सहायक कहा करता था। मस्जिदों में एक अभिलेख है जिसपे मस्जिदों में एक लिखा हुआ है जिसमें ये खुद को खलीफा का सहायक बताया। खलीफा का सहायक कौन बताता था खुद को? तो याद रखिएगा उसका नाम था बलबन। खलीफा क्या बताया अपने आप को? खलीफा का सहायक बताया। कौन? बलबन। इसके अलावा बलबन के समय में मंगोल आक्रमण हुए थे और मंगोलों से निपटने के लिए दीवान ए अर्ज को पुनः गठित किया। दीवान ए अर्ज सैनिक विभाग हुआ करता था, दीवान ए अर्ज का पुनर्गठन कर दिया, सेनाओं की संख्या बढ़ाई, मंगोल का आक्रमणों का सामना किया। बलबन को उलुग खां के नाम से भी जाना जाता है, और उलुग खां की उपाधि इसे कौन दिया था? ये भी क्वेश्चन पूछता है कि उलुग खां के नाम से कौन जाना जाता है। तो याद रखिएगा बलबन को उलुग खां के नाम से जाना जाता था, और उलुग खां की उपाधि इसे देने वाला था वो था 1249 में इसका ससुर नसीरुद्दीन महमूद। तो ये भी याद रखें, नसीरुद्दीन महमूद ने इसको उलुग खां की उपाधि दी थी। बलबन अगर देखा जाए तो गुलाम वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था? बलबन था। तो बलबन से ये सारे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने के लिए मिल जाते हैं कि कब कौन सी पद्धति को चलाया था, तो बलबन ने चलाया था। बलबन सबसे अंतिम गुलाम वंश का सबसे अंतिम शक्तिशाली शासक रहा। इसके बाद इसका बेटा कौन आएगा? कैकुबाद। इसके बाद कौन आएगा? कैकुबाद। एक का खुसरो करके था,
वो भी कुछ दिन के लिए था। अभी बात करते हैं हम लोग कैकुबाद का। कैकुबाद 17 साल की उम्र में ही गद्दी पर बैठ गया था। शुरू में ये बड़ा कट्टर, बड़ा अच्छा, मतलब बहुत लोग इसे पसंद करते थे, एकदम कट्टर तक कट्टर इस्लामी हुआ करता था कैकुबाद। बुगरा खां का पुत्र था कैकुबाद। बुगरा खां बलबन का पुत्र था। बुगरा खां बंगाल का उस समय सूबेदार हुआ करते थे। तो कैकुबाद बन गया। जब ये बन गया शासक, तो फिर शुरू में ये बड़ा कट्टर था, बाद में इसे स्त्री मोह माया ने घेर लिया और स्त्री प्रसंग में ये बहुत ज़्यादा रहने लगा और इस तरह से ये अयोग्य होता चला गया। यह दरबार में सिर्फ और सिर्फ प्यार मोहब्बत में रह जाता था। इसीलिए दरबार में क्या हो गया, इस दरबार में जो बलबन ने बंद करके गया था कि शराब उराब पीना पाबंदी है, इसने उसे पुनः चालू कर दिया। तो दरबार में एकदम लचर पचर माहौल होता है ना, उस तरह का बन गया था। तो कैकुबाद के समय में एक ये होता है, कैकुबाद के समय में तैमूर लग पंजाब का सामना तक पहुंच जाता है। पंजाब का एक जगह जिसका नाम है सामना, तो वहां तक पहुंच जाता है और ये कुछ नहीं करता है। तो इसको सबक सिखाने के लिए इसका बाप, जिसका नाम है बुगरा खां, जो कि उसमें बंगाल का सूबेदार हुआ करता था, वो पहुंच गया लखनऊ के पास। लखनऊ के पास ये भी इधर से पहुंचा। ये जो कैकुबाद था, इसका एक बड़ा अच्छा दोस्त हुआ करता था, नजीमुद्दीन। ठीक है, तो नजीमुद्दीन से इसकी बड़ी अच्छी दोस्ती थी और ये उसके हाथ एक कठपुतली बन चुका था। तो नजीमुद्दीन चाहता था कि बाप बेटा की लड़ाई हो और वो फायदा उठाए, लेकिन बलबन के कुछ स्वाभिमानी लोग थे जिन्होंने बोला कि देखो वो तुम्हारा पिता है, तुमसे कुछ बताने आ रहे हैं, तो तुम एक बार बात कर लो। तो इस तरह से पिता और पुत्र के बीच समझौता कराया गया और बुगरा खां अपने पुत्र को संदेश देता है कि तुम इतने बड़े पोस्ट पे हो, अच्छे काम करो, क्या ये दरबार में मोह माया लगा के बैठे हो। तो फिर दोनों बाप बेटे में समझौता हो गया। कैकुबाद को कैकुबाद लकवाग्रस्त हो जाता है। बाद में लकवाग्रस्त होने के बाद उसका पुत्र शमसुद्दीन कैमुर्स को शासक बनाया जाता है। किसका? गुलाम वंश का। शमसुद्दीन कैमुर्स जो कि अंतिम शासक होगा गुलाम वंश का, इसका संरक्षक बनता है जलालुद्दीन। जलालुद्दीन इसका संरक्षक बनता है, यानी नायब ममलिकात का जो पद होता है वो किसको दे दिया जाता है? वो दे दिया जाता है जलालुद्दीन को, जो कि गैर तुर्की था। अच्छा, बलबन से एक और चीज़ भूल गए थे। बलबन ने 40 दल का विनाश किया था। 40 दल का विनाश कौन किया था? बलबन ने किया था। ये भी याद रखिएगा, 40 दल का विनाश किया था। तो जलालुद्दीन इसका संरक्षक बन गया। किसका? शमसुद्दीन कैमुर्स का। शमसुद्दीन कैमुर्स को पकड़ा उसने इस तरह से और ले जाके कैद किया, फिर हत्या कर दी और एक नए वंश की स्थापना कर दी, जिस वंश का नाम था खिलजी। खिलजियों का परचम बुलंद रहे। तो इस तरह से गुलाम वंश की कहानी जलालुद्दीन खत्म कर देता है, नए वंश की स्थापना कर देता है। सारे पताके जो पहले दरबार में गुलाम वंश के लगे हुए थे सबको हटा के खिलजियों का परचम बुलंद कर दिया जाता है और इस तरह से गुलाम वंश का खात्मा 1590 में कब खात्मा हो जाता है? 1290 में खात्मा हो जाता है। और अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमुर्स। शमसुद्दीन कैमुर्स, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अंतिम शासक गुलाम वंश का कौन था? शमसुद्दीन कैमुर्स था। और अब एक चीज़ और देख लेते हैं। अगर आप दिल्ली सल्तनत को देखोगे तो उसमें 2-3 राजवंशों ने शासन किया। पहले कुतुबी वंश ने शासन किया, कुतुबुद्दीन ऐबक का 2 ही था, एक वो एक आराम शाह। तो पहले कुतुबी वंश, उसके बाद शमसी वंश, इल्तुतमिश का जो भी वंशज हुआ वो शमसी वंश कहलाए। तो वहाँ से लेके नसरुद्दीन महमूद तक, यानी कि 1265 तक का जो शासन रहा वो शमसी वंशों का रहा। नसरुद्दीन महमूद शमसी वंश का अंतिम शासक था। शमसी वंश को हटाकर बलबन ने बलबनी वंश की स्थापना की, जिसके शासक बलबन हुए और उसके बाद कैकुबाद हुआ, फिर शमसुद्दीन कैमुर्स अंतिम शासक हुआ। तो इस तरह से 3 राजवंशों ने इस पर शासन किया। एक और बात रखिएगा, हम लोग गुलाम वंश को इलवरी वंश भी कहते हैं। इलवरी वंश इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इल्तुतमिश था वो इलवरी तुर्क हुआ करता था, इसीलिए इसे इलवरी वंश भी कहते हैं। इसे कहीं कहीं मामलुक वंश भी लिखा जाता है, क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं कोई नहीं कोई कितना भी गुलाम हो, लेकिन कोई कोई वंश तो उसका होगा, बिना वंश का तो कोई होगा नहीं। तो वो मामलुक वंश का था, इसीलिए इस वंश को मामलुक डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमारा था गुलाम वंश, जो कि अब हो चुका है खत्म। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम खिलजियों के परचम के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।